Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the chapter prospectus. So what is a prospectus? तो जब भी एक पब्लिक कंपनी को फंड्स रेस करने होते हैं अपने बिजनेस के लिए, पब्लिक से उनको पैसा रेस करना है, तो उन्हें ना पहले एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है जिसे हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट में सारे मटेरियल डिस्क्लोजर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट कि क्यों पैसा रेस कर रहे हैं, पैसा कहाँ यूज होगा, कितने अमाउंट का पैसा रेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दी जाती हैं। तो कंपनीज एक्ट में इसका डेफिनेशन है, तो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस रहता है, एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो सकता है और एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा नोटिस हो, सर्कुलर हो, एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू एक कंपनी ऑफर करती है जनता को कि आप हमारे शेयर्स या डिबेंचर सब्सक्राइब कर लो और हमें उसके बदले में आप पैसे दे दो। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है उसे हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। तो मैंने आपको बोला कि एक रेड हेरिंग भी होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें ना प्रॉपर डिटेल्स नहीं होती हैं कि कितना क्वांटम या कितने प्राइस पे सिक्योरिटीज इशू की जा रही हैं। तो ऐसा जो प्रोस्पेक्टस होगा उसे हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो जो कंपनी प्रपोज करती है कि हाँ आप हमारे सिक्योरिटीज परचेज कर लो, वो पहले बेसिक जो हमारा मेन प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास इसे फाइल करेंगे एट लीस्ट 3 days प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास 3 दिन पहले, सब्सक्रिप्शन ओपन होने से 3 दिन पहले रजिस्टर के पास आपको फाइल करना पड़ता है। जो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस से ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं कंपनी की, वही सेम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से भी होती हैं। तो मान लो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जब इशू किया जाता है उसमें तो एग्जैक्ट प्राइस, एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज नहीं बताया जाता, बाद में जब मेन प्रोस्पेक्टस इशू होगा उसमें बताया जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन है वो भी हाईलाइट की जानी जरूरी है कि रेड हेरिंग में हमने ये लिखा था, अब हम प्रोस्पेक्टस में ये लिख रहे हैं। ओके। सो जब ये ऑफर क्लोज हो जाता है, जब सिक्योरिटीज बेच दी, शेयर्स वगैरह बेच दी, अब ऑफर क्लोज हो गया, द प्रोस्पेक्टस स्टेटिंग द टोटल कैपिटल रेज्ड वेदर बाय डेट और शेयर कैपिटल, द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, और जो भी ऐसी डिटेल्स जो आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखी थी, अब आप नॉर्मल प्रोस्पेक्टस के थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और सेबी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वहां पे उन्हें फाइल करोगे। तो पहले मैंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, लोगों को बोला कि मेरे कंपनी में पैसे आप डाल डाल दो, पर मैंने एग्जैक्ट प्राइस या क्वांटम नहीं बताया। जब बाद में सब्सक्रिप्शन क्लोज हो गया तब बाद में आप नॉर्मल प्रोस्पेक्टस के थ्रू रजिस्ट्रार और सेबी के पास आप सारा इन्फॉर्मेशन बताते हो कि कितना एग्जैक्ट हमने पैसा रेज किया है, क्लोजिंग प्राइस क्या था, जो भी डिटेल्स आपने रेड हेरिंग में नहीं ऐड करी थी ना, वो आपको फिर बाद में ऐड करनी पड़ती हैं। फिर एक तरीके का प्रोस्पेक्टस होता है जिसे हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है इन विच आप एक ही बार प्रोस्पेक्टस इशू करते हो और मल्टीपल टाइम्स शेयर या डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो। तो देखो, मान लो मेरी कंपनी ने जनवरी में शेयर्स इशू करने हैं और मार्च में भी करने हैं, तो अब जनवरी में अलग से प्रोस्पेक्टस इशू होगा, मार्च में अलग से प्रोस्पेक्टस इशू होगा। तो रादर देन दो दो तीन तीन बार हम प्रोस्पेक्टस इशू करें, हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। एक ही बार प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं सर्टेन पीरियड के लिए, और उसी के थ्रू आप मल्टीपल टाइम्स सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो। तो उसे बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस, कि एक ही बार इशू किया, उसमें मल्टीपल टाइम्स आपने सिक्योरिटीज इशू कर दी। ठीक है। तो नॉर्मली 1 साल का इसका वैलिडिटी होता है कि 1 साल में आप 2 3 4 बार सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा रेज कर सकते हो। अब जो प्राइवेट कंपनी है वो तो प्रोस्पेक्टस इशू कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उनको पब्लिक से पैसा रेज करना प्रोहिबिटेड है ना। अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनके प्रोहिबिटेड होता है, वो तो कर ही नहीं सकती हैं। पब्लिक कंपनीज को जब भी सिक्योरिटीज इशू करनी है उन्हें मैंडेटरी है कि उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करना ही करना है हमेशा। लेकिन उसके कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस आ जाते हैं जहां पे बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए भी पब्लिक कंपनीज कोई सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा रेज कर रही है। जैसे अगर कंपनी कोई अंडर राइटिंग अग्रीमेंट करती है
और अरेंजमेंट टू परचेज एंड सब्सक्राइब द शेयर्स। तो जो अंडर राइटर्स होते हैं ना, वो आपके डायरेक्टली शेयर्स वगैरह परचेज कर लेते होते हैं। तो अब उनको अगर आप अपने शेयर्स वगैरह बेच रहे हो, सिक्योरिटीज बेच रहे हो, तब आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो शेयर्स बेच रहे हो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स को बेच रहे हो, जो आपके ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, आपके ऑलरेडी डिबेंचर होल्डर्स हैं, उन्हीं को अगर आप शेयर्स बेच रहे हो, तब भी आपको प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। या फिर जो आप शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रहे हो वो एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे आप पहले इशू कर चुके हो और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। मान लो टाटा कंपनी ने कोई प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू किए और वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिए, वैसे ही अगले साल दोबारा टाटा कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है तो फिर उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। देखो, सबसे पहले तो जो प्रोस्पेक्टस है ये ओनली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तभी वो कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी कर सकती है। और कंपनीज एक्ट में जो जो प्रोविजंस बोली गई हैं कि प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी है, आपको करनी पड़ती हैं। प्रोस्पेक्टस पे डेट होना जरूरी है, तभी हमें प्रॉपर एविडेंस मिलती है कि कब ये पब्लिश हुआ था आपका प्रोस्पेक्टस। एवरी डायरेक्टर एंड प्रपोज डायरेक्टर वो साइन करेंगे प्रोस्पेक्टस पे। ठीक है। जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म भेजता है कि हाँ मैं आपके शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, उसके साथ वो कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस भी लगाएगा। ठीक है। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स या अंडर राइटर्स को शेयर इशू करते हो तब तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है, लेकिन अदरवाइज कोई अगर एप्लीकेशन भेजता है शेयर्स खरीदने के लिए तो उसको कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस भी लगाना पड़ेगा। साथ के साथ प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट स्टेटमेंट होती है। ठीक है। प्रोस्पेक्टस कभी भी आप एक्सपर्ट स्टेटमेंट के बिना नहीं इशू कर सकते हो, उसमें उसका रिटन कंसेंट भी होता है और वो कंफर्म करता है इस चीज को। ठीक है। So prospectus including a statement by an expert cannot be issued without the expert's written consent. तो expert जो statement देता है ना कि इसमें जो लिखा है सब कुछ सही है, तो उसमें उसका written consent होना चाहिए कि हाँ मैं अपने कंसेंट से ये जो स्टेटमेंट है वो दे रहा हूँ। और प्रोस्पेक्टस जो है वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर्ड भी होना चाहिए है। साथ में एक्सपर्ट का कंसेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। इट इज इनवैलिड इफ इशूड मोर देन 90 डेज आफ्टर डिलीवरी ऑफ रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार को आपने आज इशू कर दिया, भेज दिया, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने रजिस्टर ऑफ कंपनीज को भेज दिए, उसके 90 दिन बाद आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तब वो इशू वैलिड नहीं होगा। तो रजिस्टर को भेजने के बाद 90 दिन के समय के अंदर अंदर ही पहले पहले ही आपको शेयर्स जो है वो इशू कर देने हैं, डिबेंचर्स जो हैं आपको इशू कर देने हैं। ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्शंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। क्या एक्सेप्शंस हैं? underwriting agreement, shares offered to new investors, new shares that are uniform to pre-existing shares in all respect। तो कहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं है? अंडरराइटिंग अग्रीमेंट में नए इन्वेस्टर्स को देखो, अगर आप शेयर्स इशू करो फिर तो आपको प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा, तो ये एक्सेप्शन नहीं है। न्यू शेयर्स दैट आर यूनिफॉर्म टू प्री एग्जिस्टिंग शेयर्स इन ऑल रिस्पेक्ट, अगर आप ऐसे शेयर्स इशू कर रहे हो जो हर तरीके से पुराने शेयर्स के जैसे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, फिर भी आपको प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं है। तो 1 and 3 दैट इज सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।